गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन चैप्टर चल रहा है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? मोल फ्रैक्शन। आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। इधर देखिए कि अगर हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है, हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है जिसमें n नंबर ऑफ नॉन रिएक्टेबल कंपोनेंट है, जिसमें क्या है, n नंबर ऑफ नॉन रिएक्टेबल कंपोनेंट। ठीक है ना? ऐसे कंपोनेंट जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 एंड देयर इज n नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है। अब कंपोनेंट 1 का जो मोल नंबर ऑफ मोल्स है n1 है, नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 का नंबर ऑफ मोल्स n2 है, कंपोनेंट 3 का नंबर ऑफ मोल्स n3 है, और कंपोनेंट nth कंपोनेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो nn है। क्लियर है? देखो, लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट 1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है? x1। ठीक है। तो देखिए x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 अपान n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn। क्लियर है? तो हम मोल फ्रैक्शन को क्या डिफाइन करेंगे? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली होता क्या है? हाँ, एक तरह का रेशियो होता है किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का और सारे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का सम का। ठीक है ना? तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे? मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ moles of all component in solution। क्लियर है? किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होता है वही क्या क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? चलो, तो सिमिलरली x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n2 अपान n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn। हाँ, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n3 अपान n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn। बोलिए। अच्छा देखो, nth कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ nth कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन। छपिए इसको। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपान मोलर मास।
तो देखो N1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 कंपोनेंट इज इक्वल टू मास अपान मोलर मास। ठीक है। सिमिलरली N2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W2 अपान M2, और N3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W3 अपान M3 लिख सकते हैं ना। देखो अब N1 इज इक्वल टू सॉरी X1 इज इक्वल टू क्या लिखा था, क्या था हमारा, N1 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 Nn। अब देखो N1 की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं, तो W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2 प्लस W3 अपान M3 प्लस डॉट 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 Wn अपान Mn। ठीक है ना, वेयर W इज इक्वल टू मास, और वो भी किस में है, ग्राम में, और M इज इक्वल टू मोलर मास। क्लियर है। देखिए जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में क्या करती है, बिलोंग करती है। हाँ, मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, रहेगा। तो नोट करके लिखेंगे वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन always occupy between 0 and 1। ठीक है। देखो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 0 से ज़्यादा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 1 से कम हो सकता है या तो 1 के इक्वल हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक। दूसरी बात कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होगा, 1। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn कितना हो जाएगा, 1। सबके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होने वाला है, 1। अच्छा देखो मोल फ्रैक्शन में कहीं भी वॉल्यूम तो है नहीं, हाँ, तो ऐसी क्वांटिटी या ऐसा यूनिट जिसमें क्या ना हो, वॉल्यूम ना हो, उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना। तो जो बेसिकली मोल फ्रैक्शन है वह टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम घटाएं या बढ़ाएं। तो मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज H12O6, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, देखिए क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज का अमाउंट कितना है 9 ग्राम, ठीक है ना, डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर कितना है 90 ग्राम, ठीक है ना। यानी हमारे पास एक क्या है सोल्यूशन है जिसमें हमने 90 ग्राम क्या ले रखा है वाटर, और इसके अंदर हमने डिजॉल्व कर दिया है 9 ग्राम ग्लूकोज, 9 ग्राम ग्लूकोज को डिजॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए लेट द मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू W1, ग्लूकोज का मास कितना है W1 और ये कितने के इक्वल है 9 ग्राम, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास M1 इज इक्वल टू, देखो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है C6H12O6 है, कार्बन कितना है 6 और कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और प्लस 6 क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16, तो 12 6 जा 72 प्लस 12 और प्लस 16 6 जा 96, दैट इज इक्वल टू 180। तो जो हमारे ग्लूकोज का मोलर मास है वो कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, क्लियर है। मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा W2, दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। हाँ, अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज x1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे N1 अपान N1 प्लस N2। हाँ अच्छा, N1 को और क्या लिख सकते हैं W1 अपान M1 अपान W1 अपान M1 प्लस W2 अपान
M2, बोलिए। हाँ, अब देखिए इन सारे वैल्यूज को हम इसमें रख दें। x1 इक्वल टू क्या होने वाला है, देखो W1 की वैल्यू 9 ग्राम अपान 18 अपान में 9 अपान 18 प्लस 90 अपान 18, बोलो। देखो ऊपर कैंसिल होगा तो 0.5, ये कैंसिल होगा 0.5 और ये कैंसिल होगा तो 5। 18 5 का 90 होता है, कितना हो गया 0.5 अपान 5 प्लस 0.5 यानी 5.5। चलो सॉल्व करके बताओ ये कितना आने वाला है। यानी इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 अपान 55। हाँ देखो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ले लें तो यहां पे एक 0 बढ़ जाएगा। हाँ गुड, जब एक 0 बढ़ जाएगा तो ऊपर 50 और नीचे 55। हाँ तो एक और 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 500। हाँ 500 में 55 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आएगा 0.9। हाँ देख लेते हैं, तो 55 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 45 और 4 495, इससे कम है ना। तो नियरली कितना आ गया 0.09, कितना आ गया 0.09। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि x1 प्लस x2 ऑलवेज कितना होगा 1। हाँ तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस x1, तो 1 माइनस 0.09 कितना हो जाएगा 0.91। तो ये हमारा क्या हो गया वाटर का मोल फ्रैक्शन x2, और ये हमारा क्या हो गया ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन। होगा ना, चलिए नोट करिए। हो गया, चलो नेक्स्ट है पीपीएम। पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। देखो बेसिकली पीपीएम से हम मेजर करते हैं दवाइयों का कंसंट्रेशन या फिर गैसेस का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। क्या मेजर करते हैं दवाइयों का कंसंट्रेशन या फिर गैसेस का कंसंट्रेशन। तो मेजर कंसंट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स और गैसेस, ठीक है। अब देखो यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है मिलियन,
यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है क्या, मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 lakhs, हाँ, यानी 10 to the power 6। क्लियर है। अब समझो जरा, हम क्या करते हैं, जिस क्लासरूम में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, उस क्लासरूम में रैंडमली हम क्या करते हैं, गैसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। रैंडमली हमने यहाँ गैस के एक सैंपल को उठा लिया, ठीक, और इस गैस के सैंपल में कितने हैं, 10 to the power 6 मालिक्यूल। कितने हैं, 10 to the power 6 मालिक्यूल, यानी 1 मिलियन गैस के मालिक्यूल को हमने रैंडमली कहीं से भी सिलेक्ट कर लिया। हाँ, इस क्लास से ही ये सैंपल हमने उठा लिया। तो हम ये देखते हैं कि इस 1 मिलियन मालिक्यूल में, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मालिक्यूल है वो 340 है, यानी 10 लाख मालिक्यूल जो है किसके, गैसेस के। भाई गैसेस का मालिक्यूल होंगे तो सारे गैसेस को मिला करके होंगे, इसमें नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ठीक है ना, तमाम दूसरे गैसेस भी होंगे, और उसी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। हाँ, तो यहाँ के 10 लाख मालिक्यूल में, 1 मिलियन मालिक्यूल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या है नंबर है वो कितना आ रहा है, 340। कितना आ रहा है, 340। तो हम ये कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर वो कितना है, 340 ppm, यानी 10 लाख मालिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मालिक्यूल हैं, 340। आगे बात समझ में। तो ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ppm इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ 1 कंपोनेंट क्लियर है, अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट into 10 to the power 6। क्लियर है। चलिए देखिए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ benzene in solution containing 30% by mass, 30% by mass in carbon tetrachloride। सॉरी, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इंटेक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि हमको मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, किसका, बेंजीन का, हाँ, जो कि कितना है 30% बाई मास। क्या है, 30% बाई मास। और ये बेंजीन डिजॉल्व किस में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, CCl4 में, ठीक है ना।
समझो इस बात को। कल के क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन है, हाँ, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। हाँ, इसमें 30% क्या है? बेंजीन। सॉल्यूट है भाई, 30% क्या है? बेंजीन। यानी इस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा 30 ग्राम डिजॉल्व है वो क्या है? बेंजीन है। हाँ, बाकी 70 ग्राम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। तो 70 ग्राम क्या हो गया? CCl4। दोनों का मास हमको मिल गया। 30% बाई मास का मतलब 30 ग्राम बेंजीन है, बाकी 70 ग्राम हमारा क्या है? सॉल्वेंट CCl4। ठीक है, देखो जरा अब, यानी लेट मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन W1 इक्वल टू कितना आ गया? 30 ग्राम। हाँ, मोलर मास कितना हो जाएगा? M1 इज इक्वल टू, देखो 6,6H6 बेंजीन का जो मोलर मास होता है वो 78 होता है, 78 ग्राम पर मोल। क्लियर है? अच्छा, मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा? W2 70 ग्राम, तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका? देखो CCl4 है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। क्लोरीन कितने हैं? 4। तो 4 इंटू 35.5। क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है? 35.5। यानी कितना हो जाएगा? 12 प्लस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 कितना हो गया? 22, कैरी 2 और 3 4 जा 12 और 2 14, यानी हो गया 4 5 1 154। कितना आ गया? 154 ग्राम पर मोल। क्लियर है? दिस इज द मास ऑफ बेंजीन, दिस इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन, दिस इज द मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और दिस इज द मास ऑफ मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना? अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन x1 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? N1 अपान N1 प्लस N2। बोलिए, चलो N1 की जगह क्या लिख सकते हैं? W1 अपान M1, W1 अपान M1 प्लस W2 अपान M2। देखो W1 की वैल्यू 30 अपान 78 अपान 30 अपान 78 और प्लस, बताओ W2 की वैल्यू 70, हाँ, और M2 की वैल्यू 154। सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.38 अपान 0.38 प्लस 70 अपॉन कितना है? 154। इसकी वैल्यू आने वाली है 0.45। 0.45। क्लियर है? बोलो। अब देखो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो 0.38 प्लस 0.45 कितना आ गया? 0.83। तो 0.38 अपान 0.83
डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.46. This is the mole fraction of बेंजीन। ये हमारा किसका मोल फ्रैक्शन है, बेंजीन का। और CCl4 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 में से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, CCl का मोल फ्रैक्शन। चलिए छापिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, मोलैरिटी। नेक्स्ट वन क्या पढ़ने वाले हैं, मोलैरिटी। ठीक है, चलो इसको पहले समझो। देखिए हमने वाटर ले लिया 1 लीटर। वाटर कितना ले लिया, 1 लीटर। हाँ देखो 1 लीटर वाटर के अंदर हमने डिजॉल्व कर दिया 2 मोल शुगर, 2 मोल शुगर। ठीक है ना, तो बताओ जरा 1 लीटर वाटर के अंदर शुगर का कितना मोल है, 2 मोल। तो इसकी मोलरिटी कितना हो जाएगी, 2। इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। हमने 1 लीटर वाटर के अंदर 4 मोल शुगर डिजॉल्व कर दिया, तब इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हाँ, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। तो इसको क्या डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, देखो जरा। तो मोलरिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये किस में होना चाहिए, लीटर में। किस में होना चाहिए, लीटर में। देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। चलो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। अच्छा, वॉल्यूम अगर ml में हुआ तब, लीटर में न होकर के ml में हुआ तब क्या करेंगे, इस ml को किस में चेंज करेंगे, लीटर में। वॉल्यूम हमारा किस में आ गया, ml में। तो इस ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। देखो ये 1000 डिवाइड का डिवाइड है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या लिखेंगे, इंटू 1000। क्लियर है। अच्छा देखो
वेयर W1 इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, W1 इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सल्यूट, M1 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सल्यूट और V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा देखो जरा, यहां से अगर हम मोलरिटी को लिखना चाहें मास अपान वॉल्यूम, क्या बच गया, इंटू 1000 अपान मोलर मास। देखो दिस क्वांटिटी इज नोन एज, मास अपान वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मास अपान वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 1000 अपान मोलर मास। और ये मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का। ठीक है, तो D इज इक्वल टू डेंसिटी, और ये डेंसिटी किस में है, ग्राम पर ml में है। देखो मास तो ग्राम में है और वॉल्यूम किस में है, ml में है ना, तो ग्राम पर ml। देखो अगर हमारे पास सेम नेचर के क्या है, सॉल्यूशन है। सेम नेचर का सॉल्यूशन मतलब एसिड है तो सारे के सारे एसिड हो, और बेस है तो सारे के सारे बेस हो। ठीक है ना। अब मेरे पास मान लीजिए 3 तरह के एसिड हैं। कितने तरह के एसिड हैं, 3 तरह के। एसिड 1, एसिड 2, एसिड 3, HCl, H2SO4, HNO3 व्हाटएवर। ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि तीनों ही HCl है, ये भी HCl, ये भी HCl, ये भी HCl, हाँ, लेकिन तीनों की मोलरिटी अलग अलग है और तीनों का वॉल्यूम भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान दीजिए कि लेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन M1, सॉल्यूशन 1 ऑफ M1, और इसकी वॉल्यूम कितना है, V1। ठीक। सॉल्यूशन 2 की मोलरिटी जो है, और याद रखिएगा सॉल्यूशन ऑफ सेम नेचर, सॉल्यूशन ऑफ सेम नेचर। सॉल्यूशन का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और नॉन रिएक्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टेबल। अगर आपस में रिएक्शन करने लगे तब तो ये चीज ही फेल हो जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन 2 का जो मोलरिटी है वो M2 है और वॉल्यूम कितना है, V2। सॉल्यूशन 3 का जो मोलरिटी है वो M3 है और वॉल्यूम कितना है, V3। हाँ, हमने तीनों को आपस में मिक्स कर दिया। तीनों को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो हमारे पास एक नए तरह का सॉल्यूशन तैयार हो गया। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि ये जो नया वाला सॉल्यूशन है हमारे पास, हाँ, इसकी मोलरिटी इन तीनों से अलग होगी ना। इस नए सॉल्यूशन की मोलरिटी इन तीनों से अलग होगी और इसका वॉल्यूम भी अलग होगा। भाई तीनों को हमने आपस में मिला दिया। तो जो नया सॉल्यूशन बनके तैयार होगा उसकी मोलरिटी M4 और वॉल्यूम कितना हो गया, V4। ठीक।
तो इस कंडीशन में क्या होगा कि M4V4 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। क्लियर है? अच्छा देखो वेट, जो हमारा V4 है वो इन तीनों को मिलाने पर तैयार हुआ है। मान लो कि हमारा 100 ml है, ये 200 ml है और ये भी 200 ml है। तीनों को हमने आपस में मिला दिया तो टोटल कितना वॉल्यूम हो गया? 200 ml इसका, 200 ml इसका, 100 ml इसका, 500 ml हो गया। तो जो V4 होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा ना। तो देखो V4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। हाँ चलो इसको रख दें इसमें, तो M4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपान, देखो V4 नीचे आ जाएगा भाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो डिवाइड में हो जाएगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बोलो, चलिए छापिए इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन है मोलरिटी चेंज ऑन डाइल्यूशन। मोलरिटी चेंज ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब, डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन का मतलब देखो समझो, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम कितना है? V1 है। देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी M1 एंड वॉल्यूम V1, ठीक है ना। डाइल्यूशन का मतलब हम इसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट मिला दिए, हमने क्या ऐड कर दिया? सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट। हाँ, इसको इस तरह से समझिए कि आप लोग के घर पे आपका कोई फ्रेंड चला आया या चली आई, व्हाटएवर, आने के साथ आपने उसके लिए एक चीज़ तैयार किया, दैट इज द शरबत। आपने उसके लिए क्या बना के तैयार किया? शरबत। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो शरबत होता है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए शरबत न होकर के सॉल्यूशन होता है। शरबत केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। देखो अब आया तो एक फ्रेंड के लिए आपने एक गिलास क्या किया? सॉल्यूशन बना के तैयार किया। किसका? वाटर और शुगर का, पानी में चीनी मिला दिया, तैयार हो गया एक गिलास शरबत। जैसे आप उसको देने जा रहे थे तब से क्या हो गया? दूसरा फ्रेंड आ गया, अब समस्या हो गई, अब दूसरा शरबत तैयार करो। हाँ, लेकिन आपने उसमें काम किया क्या कि आपने उसमें और ज़्यादा पानी मिला दिया। एक गिलास पानी की जगह कितना पानी कर दिया उसमें? 2 गिलास। अब जरा एक बात बताओ, एक गिलास से 2 गिलास पानी करने पर क्या शरबत की मिठास वही रहेगी? चेंज होनी तय है ना। यानी उसकी मोलरिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। मिठास मतलब मोलरिटी, कंसंट्रेशन। तो चेंज होने के बाद इसकी मोलरिटी कितनी हो गई?
M2 और वॉल्यूम कितना हो गया V2। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। क्लियर है? नोट करिए इसको, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा वेट, एक बात और याद रखिएगा, ठीक है ना, कि बेसिकली मोलरिटी के अंदर हमारा क्या इंक्लूड हो गया, वॉल्यूम। तो अभी हमने आपको बताया कि जिस क्वांटिटी में भी वॉल्यूम इंक्लूडेड हो, जिस भी क्वांटिटी में वॉल्यूम आता हो, वह क्वांटिटी क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर घटाए बढ़ाएं तो वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, और वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा तो मोलरिटी में भी फर्क पड़ेगा। हाँ, तो क्या कह सकते हैं, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी हमारी टेम्परेचर के साथ घटती बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो नोट करके लिख लेंगे, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्लियर है? चलिए देखिए, दो क्वेश्चन इस पर करते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, हाउ मच वाटर टू बी एडेड टू a solution of to a solution of 100 ml and 4 molarity and 4 molar to change 3 molar। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है 4 मोलर और वॉल्यूम कितना है 100 ml। ठीक है, तो टू चेंज 2 कर लीजिएगा। इधर देखिए मोलरिटी कितनी हो गई, M1 की वैल्यू 4 और वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम कितना है 100 ml। ठीक, अब इसमें हम कितना वाटर मिलाएं कि इसकी मोलरिटी कितनी हो जाए 3 मोलर, और V2 आपको पता नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है कि कितना वाटर मिला दें। हाँ, तो अभी हमने बताया M2 V2 इक्वल टू M1 V1, तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 V1 अपान M2। देखो M1 की वैल्यू 4 इंटू 100/3, हाँ ये नियरली आएगा 33.3। हाँ, तो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, और 3 4 जा 12 है 13।
133.2 ml. Wait, this is the final volume of B2. जब इसकी मोलरिटी M3 होगी तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 133.2, लेकिन इस 133.2 ml वॉल्यूम में 100 ml तो पहले से है। 100 ml क्या है, पहले से है ना। हाँ भाई, हमने इसमें पानी मिलाना चालू किया, जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो गया 133, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 3। तो जब हमने इसमें पानी मिलाना चालू किया था तो 100 ml तो पहले से था ना, तो कितना वाटर और हमको ऐड करना पड़ेगा, तो वाटर टू बी एडेड इज इक्वल टू 133.2 माइनस 100 यानी 33.2 ml। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमको बाहर से पानी कितना ऐड करना पड़ेगा 33.2 ml। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3, used in laboratory, used in laboratory work is 68% by mass, by mass in aqueous solution, in aqueous solution. What would be the molarity of such a sample? What would be molarity of such a sample? Of the acid, if density is equal to 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है। दिस इज ए क्वेश्चन, ठीक है, समझिए इसको करेंगे कैसे। तो गिवन दैट, क्या क्या गिवन है हमारे पास। हाँ देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त सबसे पहला यह काम करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हम पहले वो देखते हैं। एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को ट्राई किया करिए तो उस क्वेश्चन को तब तक मत करिए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है, हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है, और इस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमको कैसे प्रोसीड करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि करना चालू, जब बीच रास्ते में पहुंचते हैं तब उनको याद आता है क्या कि ये तो क्वेश्चन गलत है, फिर कट, फिर नए सिरे से चालू करते हैं, तो टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है ना, और बैड इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो क्या क्या गिवन है इसमें,
HNO3 का परसेंटेज गिवन है, मास बाई मास, मास परसेंट गिवन है कितना 68%। क्लियर है। डेंसिटी गिवन है कितना 1 ग्राम पर ml, यही है ना। अच्छा, मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ HNO3 M1 इज इक्वल टू होता है दैट इज द 63 इफ आई एम राइट। चलो निकाल लेते हैं। HNO3 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16, ठीक है। तो 1 + 14 + 16 × 48 48, ठीक है। कितना हो गया देखो 48 और प्लस 14 62 और 1 63, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखो इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू x × d × 10 मोलर मास, वेयर x इज इक्वल टू मास परसेंट, वेयर x इज इक्वल टू क्या है मास परसेंट। ये मास परसेंट दिया रहेगा तभी फार्मूला अप्लाई करेंगे, मास वॉल्यूम या वॉल्यूम दिया रहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो मास परसेंट कितना है 68 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.504 इंटू 10 कितना 63। क्लियर है, नोट करिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा।